भारत के संविधान में हुए संशोधनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन की। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे आज के भारत का नक्शा, जिसे हम जानते हैं और देखते हैं, संविधान में हुए शक्तिशाली संशोधन से बना। जी हाँ, 7वां संशोधन। ये सिर्फ कुछ सरहदों को यहां से वहां करने की कहानी नहीं है, बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर एक पूरे राष्ट्र को एक नया आकार देने की कहानी है। क्या आपने कभी भारत के नक्शे को देखकर सोचा है कि ये राज्य ऐसे ही क्यों बने हैं? जैसे पंजाब और हरियाणा अलग क्यों है, या मध्य प्रदेश इतना बड़ा क्यों है? इसका जवाब कोई इत्तफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचा समझा बदलाव है, जिसका राज छिपा है 7वें संविधान संशोधन में। जरा इस स्लाइड को देखिए। बाईं ओर है 1956 से पहले का भारत, एक बहुत ही उलझा हुआ नक्शा। इसमें ए, बी, सी और डी चार तरह के राज्य थे, और हर किसी के नियम और उनका दर्जा अलग अलग था। और अब दाईं ओर देखिए, एक साफ सुथरा, ज्यादा लॉजिकल नक्शा। ये जो जबरदस्त बदलाव दिखा है, ये 7वें संशोधन का ही तो कमाल था। तो चलिए एक कहानी की तरह से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। ये एक ऐसा सिस्टम था जो हमें विरासत में मिला था, और सच कहूं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और भेदभाव वाला था। देखिए, आज़ादी के बाद भारत के सारे राज्य एक जैसे नहीं थे। उन्हें बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ था। उन्हें एक बड़े ही अजीब और कॉम्प्लिकेटेड 4 लेवल के सिस्टम में बांटा गया था, जिसे कहते थे ए, बी, सी और डी सिस्टम। मतलब एक तरह की हायरार्की थी, जिसमें हर राज्य का स्टेटस और उसको चलाने का तरीका एकदम अलग था। ये सिस्टम कितना अजीब था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ए श्रेणी में वो प्रांत थे जो पहले सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे। बी श्रेणी में थी हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी रियासतें, जिनके राजा महाराजाओं को राज प्रमुख का पद दे दिया गया था। सी में थी छोटी रियासतें, और डी में तो सिर्फ अंडमान और निकोबार ही था। अब आप सोचिए, इसे चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर तो था ही, साथ ही लोकतंत्र के उसूलों के भी खिलाफ था। अब जाहिर है, इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के खिलाफ समय के साथ राजनीतिक दबाव तो बढ़ना ही था, और इस दबाव के कारण एक बहुत ही ताकतवर मांग उठ रही थी। एंड वो मांग थी भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की। पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत से, एक आवाज बुलंद हो रही थी। लोगों का कहना था कि राज्यों की सीमाएं इस आधार पर नहीं बननी चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में क्या था, बल्कि सीमाएं ऐसी हों जो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को दर्शाएं। ये सिर्फ पहचान की बात नहीं थी, ये विकास और राजनीतिक हक की भी मांग थी। 56 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस कहानी का, आप कह सकते हैं कि, इमोशनल कोर है। ये उन दिनों की संख्या है जब एक इंसान ने एक सपने के लिए, अपनी भाषा के लिए, एक अलग राज्य के सपने के लिए अपनी जान दे दी। पोट्टी श्रीरामुलु का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, तो सरकार को कुछ तो करना ही था। तो इस संकट से निपटने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक और फॉर्मल कदम उठाया गया। एक नए भारत का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ। सबसे पहले दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनाया गया, जिसने पूरे देश का दौरा किया, लोगों से बात की। फिर 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और उन सिफारिशों को कानूनी जामा पहनाने के लिए 1 नवंबर 1956 को 7वां संशोधन लाया गया। ये देश की एक सोची समझी इंजीनियरिंग थी। मतलब देश को एक नए सिरे से बनाया जा रहा था। कमीशन की सिफारिशें बिल्कुल साफ थीं। उन्होंने कहा, इस पुराने बेकार एबीसीडी सिस्टम को खत्म करो, राज प्रमुख जैसे शाही पदों को हटाओ, और भारत को भाषा के आधार पर फिर से बनाओ। ये एक नए मॉडर्न भारत का ब्लूप्रिंट था। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पर। वो था 7वां संशोधन। ये वो ताकतवर कानूनी हथियार था जिसने इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल दिया। तो इस संशोधन से हुआ क्या? सबसे पहले तो बने 14 नए राज्य। आज के केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों ने इसी दिन अपना वो रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं। और राज्यों के साथ साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए।
और यहीं से भारत का वो टू टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जो आज तक चल रहा है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। लेकिन ये अमेंडमेंट सिर्फ नक्शा बदलने के बारे में नहीं था, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ही एफिशिएंट बनाया। जैसे कि अब एक ही व्यक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बन सकता था और कई राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता था। इससे सरकारी खर्च और संसाधनों की काफी बचत हुई। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस संशोधन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा, इसकी विरासत क्या है। देखिए, उस वक्त हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। एक बहुत बड़ा डर था। कई बड़े नेताओं और विचारकों को लगता था कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए तो लोग अपने राज्य से ज्यादा प्यार करने लगेंगे और देश से कम। उन्हें लगा कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इतिहास गवाह है कि जब लोगों को उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर एक राजनीतिक पहचान मिली तो उन्होंने खुद को भारतीय संघ का एक मजबूत हिस्सा महसूस किया। इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हुई। तो चलिए एक नजर में देखते हैं इस संशोधन के की पॉइंट्स। साल था 1956। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। मकसद था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। और नतीजा, एबीसीडी सिस्टम खत्म हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो असल में इस संशोधन ने किया, इसने ब्रिटिश राज और रियासतों की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निशानियां बची थीं, उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। इसने उस नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को पूरा किया जो 1947 में शुरू हुआ था और एक सच्चे मायनों में मॉडर्न इंटीग्रेटेड रिपब्लिक बनाया। और अंत में एक बात, एक देश का नक्शा सिर्फ कुछ लकीरें नहीं होता, वो उसके लोगों की, उनकी उम्मीदों की और उनके इतिहास की कहानी कहता है। 7वें संशोधन ने भारत के नक्शे पर एक नई कहानी लिखी। अब सवाल यह है कि भविष्य में भारत का नक्शा हमें कौन सी नई कहानी सुनाएगा।